नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 12 की जो सृजन पुस्तक है उसमें अगली कविता है उषा कविता शमशेर बहादुर सिंह की। उस कविता के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले कवि परिचय पढ़ेंगे, फिर कविता का मूल भाव पढ़ेंगे। ठीक है। हाँ, तो देखिए, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म है वो 1911 में और मृत्यु 1993 में हुई थी। प्रत्येक कवि हो चाहे लेखक हो, अपन को कवि परिचय बहुत अच्छे से पढ़ना है। परीक्षा में अक्सर एक कवि और लेखक का परिचय पूछा जाता है। तो देखिए, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म हो देहरादून, जो उत्तराखंड में है देहरादून, वहाँ पर जन्मे शमशेर बहादुर सिंह को मात्र 8-9 वर्ष की उम्र में माँ का चिरवियोग सहना पड़ा। यानी 8-9 वर्ष की उम्र में इनकी माता का क्या हो गया, देहांत हो गया। 18 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हुआ, मगर मात्र 6 वर्ष साथ रहे निभा करके पत्नी भी टीबी से चल बसी। 18 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हो जाती है। 6 वर्ष तक इनके साथ रहती है इनकी पत्नी, और टीबी की बीमारी की वजह से वो भी, उनका भी निधन हो जाता है इनकी पत्नी का। जीवन के अभावों ने उनके कवित्व को दुर्लभ नहीं बनाया बल्कि धारदार बना दिया। जीवन के उन्होंने ऐसे अनुभव मिले थे जिसके माध्यम से ये दुर्बल नहीं बने थे, यानी बहुत कमज़ोर नहीं पड़े थे ये। जैसे माँ के चले जाना, पत्नी के चले जाने से आदमी टूट जाता है। अक्सर शमशेर बहादुर सिंह जी इनसे दुर्बल नहीं पड़े थे बल्कि धारदार हो गया था इनका जो व्यक्तित्व है, जो कवित्व जो रूप है, वो धारदार हो गया। बिंबों का प्रयोग किया इन्होंने। बिंबधर्मी कवि के रूप में विख्यात शमशेर बहादुर सिंह की कविता में प्रगतिशील कवि की वैचारिकता तथा प्रयोगधर्मी कवि की शिल्प विधा का अनूठा संगम मिलता है। कवि के द्वारा रचित सौंदर्य के अनूठे चित्र पाठकों के मन में भाते हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं देखिए, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चूका भी नहीं हूँ मैं, इतने पास अपने, बात बोलेगी तथा काल तुमसे हाड़ मेरी, और हिंदू उर्दू शब्दकोश का इन्होंने संपादन किया था। ये इनके मुख्य मुख्य काव्य संग्रह कि कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चूका भी नहीं हूँ मैं, अपने पास, इतने पास अपने, बात बोलेगी तथा काल तुमसे होड़ मेरी, और हिंदी उर्दू शब्दकोश का इन्होंने संपादन किया था। प्रस्तुत जो कविता है उसमें उषा है जो भोर यानी सवेरे के समय में होने वाले सूर्योदय का अनूठा शब्द चित्र है। सूर्योदय के दृश्यों के मनोहारी घरेलू बिंबों में बदलकर कवि ने प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। ये बिंब हमें गाँवों की मोहक भोर एवं जीवंत परिवेश का साक्षी बनाते हैं। यानी उषा जो कविता है उसमें सूर्योदय का अनूठा शब्द चित्र इन्होंने प्रस्तुत किया है। सूर्योदय के जो दृश्यों से मनोहारी घरेलू बिंबों में बदल करके कवि ने अपने प्रभावी ढंग से इसमें प्रस्तुत किया है। आगे देखिए, भाषा, बिंब और लय तीनों का मणिकांचन संयोग इस कविता में, यानी भाषा है, बिंब है और लय है, तीनों को पिरो करके उनके संयोग से कविता में जो अपन को मिलता है, कवि प्रातःकालीन सूर्योदय का मूक दृष्टा मात्र न बन करके भोर के जीवंत परिवेश को जीवन के चिर परिचित बिंबों में अभिव्यक्त करके सृष्टा के रूप में एहसास कराता है। राख से लिपा हुआ कोई चौक हो, यानी सूर्योदय के समय में आसमान है वो राख से लिपा हुआ चौक के समान नजर आता है। बहुत काली शिल या फिर स्लेट जिस पे लाल खिड़िया या चाक किसी ने मल दी हो, ये हमारे सामान्य घरेलू परिवार के बिंब हैं। जैसे राख से लिपा हुआ कोई चौक होता है तो घरेलू ही होता है। बहुत काली शिल या स्लेट होती है जिसमें खिड़िया लगा दी जाती है, यानी लाल खिड़िया, चाक मल दी जाती है। ये सारे घरेलू बिंबों में, लेकिन अनूठा सौंदर्य है वो अपन को यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। आसमान है उसको एक राख से लिपा हुआ चौक के समान बताया गया है। बहुत ही अच्छी कविता है। ठीक है, ये अपना कवि परिचय और पाठ परिचय हुआ। सारे विद्यार्थी स्पेशली ध्यान दें जो 12th क्लास में है, इस बात को अच्छी तरीके से याद करें ताकि अपने जो लेखक या कवि परिचय जो आता है वो अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो, उसके अच्छे मार्क्स आ सकें। ठीक है, अब देखिए, बड़े विद्यार्थी स्पेशली ध्यान दें, अक्सर यहाँ से शमशेर बहादुर सिंह के बारे में प्रश्न उठा लिए जाते हैं कि शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि किसने कहा। अगेय ने कहा, ध्यान रखिए, मूड्स का कवि किसी विजन के नहीं है। मलेज ने कहा था कि शमशेर बहादुर सिंह मूड्स के कवि हैं, किसी विजन के कवि नहीं है, मलेज के द्वारा कहा गया है। आगे मुक्तिबोध ने कहा है कि शमशेर हैं वो उनकी गंभीर प्रयत्न साध्य पत्रिका के कारण प्रणय जीवन का प्रसंगबोध रसवादी कवि शमशेर की मूल मनोवृत्तियाँ इम्प्रेसिव चित्रकार हैं। मूल मनोवृत्तियों के इम्प्रेसिव चित्रकार हैं, यह मुक्तिबोध ने कहा था शमशेर बहादुर सिंह के बारे में। शमशेर की शमशेरियत विष्णु खरे ने कहा था
शमशेर का गद्य हिंदी का जातीय गद्य है, रामचंद्र तिवारी ने कहा था। और शमशेर बहादुर सिंह ने स्वयं ने कहा था कि मैं हिंदी उर्दू का दोआब हूँ, यानी हिंदी और उर्दू दोनों में ये लिखते पढ़ते थे, तो हिंदी उर्दू का दोआब एक मतलब पुल के रूप में है। और एजरा पाउंडर मेरा शायद सबसे बड़ा आदर्श बन गया। एजरा पाउंडर एक पाश्चात्य साहित्यकार हैं, ध्यान रखिएगा इस बात का भी, ठीक है। तो ये बातें हैं, ये बड़े विद्यार्थियों के स्पेशली काम के हैं कि आगे कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह ने शमशेर बहादुर सिंह को किसने कहा, तो अगे ने कहा कवियों का कवि, मूड्स का कवि या किसी विजन के नहीं है, ये बात मलाइज ने कही थी। शमशेर की शमशेरियत विष्णु खरे ने कहा था। शमशेर का गद्य हिंदी का जातीय गद्य रामचंद्र तिवारी ने कहा था। हिंदी उर्दू का दोआब किसने कहा था, यानी खुद ने कहा था। एजरा पाउंडर मेरा शायद सबसे बड़ा आदर्श बन गया, ये बात किसने कही थी, तो शमशेर बहादुर सिंह ने खुद ने ये बातें कही थी। स्पेशली बहुत अच्छे से ध्यान रखना, बड़े विद्यार्थी जो नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड टीजीटी पीजीटी केवीएस वगैरह की, उनके बहुत ही काम की चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ से अक्सर प्रश्न उठाया जाता है। छोटी सी कविता है, देखिए उषा। ये जो काव्य संग्रह है अपन ने पढ़ा था, वो काल तुमसे होड़ मेरी, उस काव्य संग्रह से ली गई है। बड़े विद्यार्थी स्पेशली ध्यान दें, अक्सर प्रश्न ऐसे उठा लिए जाते हैं परीक्षाओं में। ये उषा कविता है शमशेर बहादुर सिंह की, किस काव्य संग्रह में संकलित है, तो काल तुमसे होड़ मेरी। तो देखो अब कविता पढ़ते हैं। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लिपा चौक अभी गिला पड़ा है। प्रातः नभ था, कवि इसमें क्या कहना चाह रहा है कि प्रातःकाल का जो आकाश होता है, प्रातःकाल सवेरे सवेरे का जो आकाश होता है, वो गहरे नीले रंग के जैसा था, यानी बिल्कुल गहरे नीले रंग के जैसा था कि भोर होने पर वह प्रकाश के मेल से, यानी सवेरे सवेरे जो भोर होती है तो प्रकाश था उसके साथ मिलकर के ऐसे लग रहा था जैसे राख जैसे रंग का हो गया था। यानी जो प्रातःकाल का जो आसमान था, जो आकाश था, वह गहरे नीले रंग के जैसा था, जो कि प्रकाश के मिलने के कारण मेल से वह राख से लिपा हुआ जैसा लग रहा था, यानी राख के रंग के जैसा लग रहा था। अब वह राख से लिपे हुए फर्श के समान लग रहा था। राख से लिपा हुआ चौक है अभी गीला पड़ा, यानी राख से लिपा हुआ जो चौक होता है, जो गीला पड़ा रहता है, उसी प्रकार जो सवेरे सवेरे का जो आसमान या आकाश था, वो गहरे नीले रंग का लग रहा था। और जैसे किसी रसोई घर वगैरह जो भी होता है, उसमें उसके समान वो लग रहा था, यानी अभी गीला पड़ा था। राख से लिपा हुआ चौक है, वो किसी जैसे कोई रसोई घर होता है उसके समान लग रहा था। अभी भी लीपे जाने के कारण वह गीला पड़ा था, यानी ऐसा लगता है जैसे रसोई घर के चौक को किसी ने अभी भी लीप के छोड़ा है। वैसे ही आसमान है, वो सवेरे सवेरे का आसमान जो है वो नीला आकाश था। वो भोर के समय यानी सुबह सुबह के समय में गहरे नीले रंग के होने के कारण जब सूर्य का प्रकाश हुआ तो उसके मेल से होने के कारण वह राख के जैसा दिखाई दे रहा था, यानी उसका रंग वो राख के जैसा लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कि अभी राख से लिपे हुए कोई फर्श जैसा लग रहा था, जैसे रसोई घर में कोई चौक होता है उसको अभी भी किसी ने लिपा है। लिपे जाने के कारण वह अभी तक क्या पड़ा है, गीला ही पड़ा है। आगे देखिए, बहुत काली शील जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो स्लेट या फिर लाल खिड़िया चौक से। बहुत काली शील जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो स्लेट या फिर लाल खिड़िया चाक से किसी ने मल दी हो। इसके माध्यम से कवि ये कहना चाह रहा है अपन को कि शमशेर बहादुर सिंह कवि कहते हैं कि गहरे नीले रंग का जो काले रंग का आकाश था वह उषाकालीन लालिमा के कारण जरा से लाल केसर से, यानी उषाकालीन लालिमा ऐसे लग रही थी सवेरे सवेरे कि मानो बहुत ही काली कोई शिल है जिस पर लाल केसर किसी ने मल दी हो, यानी लाल केसर, लाल रंग की केसर या फिर खिड़िया है वो उस पर किसी ने स्लेट पर मल दी हो, ऐसे लग रही थी सवेरे सवेरे स्लेट या लाल खिड़िया। उस पर जरा सा ऐसा लग रहा था सुबह का आसमान जैसे मानो कि कोई बहुत काली शिल है, उसमें केसर मिले पानी से किसी ने धो दी हो, यानी मल दी हो, उसको धो दी हो, अथवा किसी ने लाल रंग की खिड़िया चाक उस स्लेट पर मल दी हो, यानी लगा दी हो, ऐसा लग रहा था। बहुत काली शील जरा से लाल केसर से जैसे धुल गई हो स्लेट या फिर लाल खिड़िया चाक से। कवि कहता है कि गहरे नीले रंग की काला जो आकाश है उसमें उषाकालीन लालिमा ऐसी लग गई है मानो कि कोई बहुत काली शील लाल केसर मिले पानी से धो दी गई हो, अथवा किसी ने लाल रंग की खिड़िया या फिर चाक को स्लेट से मल दिया गया हो, स्लेट से मल दी हो। आगे देखो, नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह है हिल रही हो यूं। कवि इसमें यह कहना चाह रहा अपन को कि ऐसा लग रहा था जैसे मानो, कवि इसके माध्यम से यह कहना चाहता है कि सवेरे सवेरे ऐसा लग रहा था मानो कि सूर्योदय से पूर्व आकाश में जो दृश्य देख करके
व्यक्ति को, विशेष को ऐसा लग रहा है कि जैसे नीले जल में किसी सुंदरी का गोर जो शरीर है, गोरा शरीर है यानी स्वर्ण शरीर है, वो हिलमिलाता सा शरीर दिखाई दे रहा था। नील जल में या किसी ने गोर झिलमिल देह हिल रही हो, कि ऐसा लग रहा है जैसे कि नीले जल में किसी सुंदरी का जो गोरा शरीर है, गोर झिलमिल देह है, गोर यानी गोरा शरीर है, जो देह है यानी शरीर है, वो झिलमिल यानी उसमें झिलमिलाता हुआ शरीर सा जैसे हिल रहा था उसमें। ऐसा आसमान सवेरे सवेरे सूर्योदय से पूर्व जो ऐसा लग रहा था, आकाश का दृश्य ऐसा लग रहा मानो जैसे किसी नीले जल में किसी सुंदरी का गोरा शरीर है, वो इसमें हिलमिला या झिलमिला रहा है, हिल रहा उसमें कोई शरीर जैसे झिलमिला रहा। और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। और कवि आगे इसमें यह कहना चाह रहा है कि सूर्योदय होते आकाश का वह उषा काल का जो जादू है वो, और जैसे मोहक जो दृश्य है वो अदृश्यित होते जा रहा है। जादू टूटता है यानी जो अच्छा जो मनमोहक दृश्य जो था वो अदृश्यित हो रहा है, यानी अपनी आंखों से ओझल हो रहा है, वो अपना आकार प्रकार रूप है वो बदल रहा है, आसमान प्रकृति अपना। और सूर्य के प्रकाश से सारे रंग गायब हो जाएंगे, सूर्योदय हो रहा है। यानी उषा के बाद में जब सूर्योदय होता है तो जो सारे रंग होते हैं वो सारे के सारे रंग क्या हो रहे हैं, बिल्कुल गायब हो रहे हैं। ऐसा ही उस सूर्योदय से पहले का जो जादू है वो, बाद का जो जादू है वो टूटता हुआ सा नजर आ रहा है, कि मोहक जो मनमोहक जो दृश्य है अब ऐसा लग रहा है कि जैसे वो हमसे हमारी आंखों से अदृश्य हो जाएगा। और जो सूर्य प्रकाश के सारे रंग वो, सूर्य के प्रकाश होने के कारण सारे रंग वो क्या लग जाएंगे, बिल्कुल गायब से लग जाएंगे। बिल्कुल छोटी सी कविता है, आशा करता हूँ कि अच्छी तरीके से सारी समझ में आई होगी। है कोई समस्या? प्रभात के सूर्योदय का वर्णन किया गया है कि प्रातः का नभ बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ है, राख से लिपा हुआ चौक अभी गीला पड़ा है। कवि क्या कहना चाह रहा है, आराम से एक एक पंक्ति को अच्छे से पढ़ लीजिए, छोटी सी कविता है। इस कविता में कवि ये कहना चाह रहा है कि देखो कि प्रातःकाल का जो आकाश है गहरे नीले रंग के जैसा है। प्रातः का आकाश, सवेरे सवेरे का आकाश बिल्कुल गहरे नीले रंग के जैसा है। भोर होने के कारण वह प्रकाश के जैसे ही भोर होगा तो प्रकाश के मेल के कारण जो आकाश है वो कैसा लगने लगेगा, राख के रंग के जैसा लगने लग जाएगा। अब वह राख में लिपे हुए एक फर्श के जैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई आसमान है वो किसी राख से लिपे हुए कोई एक ऐसा फर्श है, कि किसी रसोई घर में, जैसे रसोई घर में जो फर्श अपन डालते हैं, चौक डालते हैं, चौका, उसके समान लग रहा है कि अभी भी लिपे जाने के कारण वह एक गीला भी पड़ा है। सवेरे सवेरे का आसमान बिल्कुल गीला एक चौक के समान नजर आ रहा है। बहुत काली सील जरा से लाल केसर की जैसे धुल गई हो स्लेट या फिर लाल खिड़िया चाक पर। यानी कवि कहता है कि गहरे नीले या फिर काले आकाश में उषाकालीन लालिमा ऐसी लग रही है मानो कि बहुत काली कोई शिल है। आसमान ऐसा लग रहा है जैसे बहुत काली कोई शिल है, या फिर जिसपे लाल केसर के पानी से उस शिल को धुल गई हो, यानी धो दिया गया हो, उसको साफ कर दिया गया हो, धुल गई हो। और लाल रंग की खिड़िया या फिर चाक उस पर किसी ने मल दी गई हो, स्लेट पर, उस काली शिल पर लाल खिड़िया या फिर जो चाक है वो स्लेट, यानी उस स्लेट पर उसमें किसी ने मल दी गई हो। आगे देखिए, नील जल या फिर किसी गोर झिलमिल, आसमान में ऐसा लग रहा है, इसको देखकर ऐसा दृश्य नजर आ रहा है कि नीले जल में किसी सुंदरी का जो गोर वर्ण है, गोर झिलमिल देह हिल रही है, कि किसी सुंदरी का गोरा जो शरीर है वो इसमें झिलमिला रहा है। और अब जादू, और सूर्योदय होने के बाद में जब सूर्य का प्रकाश फैल गया चारों तरफ, तो आकाश में जो अच्छा लगने वाला जो मनमोहक जो दृश्य था वो अदृश्य होता जा रहा था। सूर्य के प्रकाश से सारे रंग वो क्या पड़ रहे हैं, अभी फीके पड़ते हुए या फिर गायब होते हुए नजर आ रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।